मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के चिंतन के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मार्क्स ने एक क्रांतिकारी समाजवादी चिंतन का प्रतिपादन किया और एक कल्पना की कि पूंजीवाद के स्थान पर एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर पूरे मानव इतिहास की व्याख्या की और ये बताया कि प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर समाज का विभाजन हमेशा से दो परस्पर विरोधी वर्गों में रहा है, एक शोषक और दूसरा शोषित। पहले दास प्रथा का युग था जिसमें समाज का विभाजन स्वामी और दासों के बीच में था। फिर सामंतवाद की अवस्था आई और उसके बाद पूंजीवाद का आगमन हुआ। लेकिन मार्क्स कहता है कि राज्य का अभ्युदय जो दास प्रथा की अवस्था में हुआ, शक्तिशाली वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और निर्बल वर्गों का शोषण करने के लिए, वो चरित्र राज्य का पूंजीवाद में भी विद्यमान रहता है। लेकिन मार्क्स को पूरा विश्वास था कि जैसे दास प्रथा का अंत हुआ, सामंतवाद का अंत हुआ, उसी प्रकार पूंजीवाद का भी एक दिन अंत हो जाएगा और उसके जगह एक राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। मैंने इसका भी थोड़ा बहुत जिक्र पिछले लेक्चर में किया था कि मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद में उसके विनाश के बीज खुद निहित हैं, क्योंकि पूंजीवाद का आधार है मुक्त प्रतियोगिता और मुक्त प्रतियोगिता में बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को, मध्यम पूंजीपतियों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे तालाब में बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को नष्ट करती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, अच्छे ढंग से वस्तु का प्रचार करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो नेचुरल है कि कम कीमत पर वो अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करा पाते हैं और जो छोटे मोटे उद्योगपति होते हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। और इस कारण से एक तरफ पूंजीपतियों की संख्या कम होती जाती है और श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जो छोटे और मध्यम पूंजीपति हैं वो भी श्रमिक वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। मार्क्स ये भी कहता है कि पूंजीवाद पहले राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को फैलाता है और जब उसको लगता है कि इसमें अब ज़्यादा लाभ नहीं है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को फैलाना चाहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है अपने लाभ की मात्रा को अधिक से अधिक रखना। लेकिन वो ये कहता है कि इसका फ़ायदा श्रमिकों को भी मिलता है कि जो श्रमिकों की वर्गीय चेतना राष्ट्रीय स्तर तक सीमित है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल जाती है। और उसको पूरा विश्वास था कि जब पूंजीवाद अपनी चरम अवस्था में पहुंचेगा तो वो उसके पतन की अवस्था होगी। उस अवस्था में उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, ओवर प्रोडक्शन लेस कंजप्शन, उसको खरीदने वाला नहीं होगा क्योंकि अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई होगी। और इसी अवस्था में जो श्रमिक वर्ग है वो अपनी वर्गीय चेतना के माध्यम से कि एक वर्ग के रूप में उनका शोषण हो रहा है, संगठित होकर के पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और राज्य के यंत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस, सेना इत्यादि पर। और उसके बाद वो कहता है कि एक समय आएगा कि पूंजीवाद के स्थान पर सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की अवस्था आएगी। इस अवस्था में धीरे धीरे पूंजीवाद के अवशेषों को मिटा दिया जाएगा और एक वर्ग विहीन समाज का अभ्युदय होगा। जब समाज में वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और इस प्रकार वो कहता है कि स्टेट विल विदर अवे, राज्य विलुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मार्क्स ने अपने चिंतन में एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की कल्पना की है। अब इसमें विचारणीय प्रश्न ये है कि मार्क्स का चिंतन कहाँ तक सही है। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्क्स के चिंतन में क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात तो आप देखें कि मार्क्स ने जो ये भविष्यवाणी की थी
कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आ जाएगी, ऐसा विश्व के कुछ ही देशों में हुआ। पूंजीवाद का अभी भी अंत नहीं हुआ है, अभी भी पूंजीवाद शक्तिशाली है, बल्कि जो साम्यवादी व्यवस्था या सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की अवस्था कुछ देशों में आई, वो समाप्त हो चुकी है ज़्यादातर देशों में, कुछ देशों को छोड़कर। तो कहने का ये मतलब है कि मार्क्स की जो ये भविष्यवाणी थी वो गलत साबित हो गई। दूसरी बात यह है कि मार्क्स ये मान के चलता है कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आलोचकों का ये कहना है कि अगर मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास होता तो मानव सभ्यता लड़ भिड़ करके कब की समाप्त हो गई होती। लेकिन संघर्ष के साथ साथ सहयोग की भी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इसीलिए मानव सभ्यता आज भी कायम है। इसके अलावा आप देखें कि मार्क्स समाज का विभाजन केवल दो वर्गों में मानता है। स्वामी दास प्रथा में वो कहता है स्वामी और दासों के बीच में है। सामंतवाद की अवस्था में वो कहता है कि सामंत वर्ग और किसानों के बीच में है। पूंजीवाद की अवस्था में वो कहता है कि बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में है। जबकि प्रत्येक समाज में एक मध्यम वर्ग का भी अस्तित्व होता है जो समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये मार्क्स के चिंतन की कमी है कि वो मध्यम वर्ग की चर्चा नहीं करता। दूसरी बात आप देखें कि मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार पर वर्गों का विभाजन किया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने भारतीय समाज का ही उदाहरण लें कि भारत में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें वर्णों का एक तो 4 वर्ण थे, 2 वर्ण नहीं थे, और उनका जो विभाजन था उसका आधार दूसरा था, कर्म के आधार पर था, वर्ग के आधार पर था। और जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग था वो तीसरे स्थान पर था, उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति नहीं थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्स की अधिकांश भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई, लेकिन इसके बावजूद उसके चिंतन का महत्व यह है कि उसने पूरे 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में भी किसी न किसी रूप में एक बहुत बड़े जनमानस की विचारधारा को प्रभावित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पूंजीवादी देशों में जो सुधार हुए हैं श्रमिकों की दशा में, वो काफ़ी हद तक मार्क्स के चिंतन का ही परिणाम है। क्योंकि जब पूंजीपतियों को ये लगने लगा कि अगर हम श्रमिकों की दशा नहीं सुधारेंगे, उनको अच्छी मजदूरी नहीं देंगे, अच्छे कंडीशंस कार्य करने की दशाएं उनकी विकसित नहीं करेंगे, तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। और इस कारण से ये माना जाता है कि जो विश्व के अधिकांश देशों में ये सुधार हुआ है वो काफ़ी हद तक मार्क्स के चिंतन का ही परिणाम है। आज जब हम राज्य की बात करते हैं, मार्क्स की यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है और राज्य एक शोषण का यंत्र है। आज के प्रजातांत्रिक युग में हम देखते हैं कि राज्य लगभग सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और अधिकांश राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य हैं, जिनको हम एक कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं, जिसमें खास करके जो गरीब तबका होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, उसके कल्याण के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। तो मार्क्स की ये बात तो स्वीकार करने लायक नहीं है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है या राज्य एक शोषण का यंत्र है, लेकिन ये बात सही है कि जो सुधार हुआ है राज्य का, जो एक समय था जब व्यक्तिवादी या पूंजीवादी ये कहते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन वो भी आज ये मानते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। और ये जो कैरेक्टर में चेंज आया है, परिवर्तन आया है, उसमें काफ़ी हद तक मार्क्स के चिंतन का योगदान है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।